हेलो, कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस दे चुके होंगे। आज से हम फिफ्थ सेमेस्टर स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ सेमेस्टर है, फिफ्थ सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट लिटरेरी टर्म्स। हाँ, आपके फिफ्थ सेमेस्टर में 2 पेपर हैं, ठीक है। तो सेकंड पेपर है हमारा फिक्शन। फिक्शन का फर्स्ट यूनिट हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, लिटरेरी टर्म्स, ठीक है। तो इस यूनिट में 5 लिटरेरी टर्म्स हैं। फर्स्ट है प्लॉट, सेकंड कैरेक्टराइजेशन, थर्ड नरेटिव टेक्निक, 4 है स्ट्रक्चर और 5 है एलिमेंट्स ऑफ नोवेल, ठीक है। तो फर्स्ट है प्लॉट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कथानक या कथा वस्तु, या अपने समझने के लिए कह लेंगे अपनी भाषा में योजना। किसी भी स्टोरी के लिए, नोवेल के लिए, ड्रामा के लिए प्लॉट बहुत आवश्यक होता है। बिना प्लॉट के कोई भी स्टोरी, कोई भी नोवेल, कोई भी ड्रामा संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले हम उसका कथानक तैयार करते हैं, कहते हैं योजना बनाते हैं उसकी, ठीक है। सेकंड है करेक्टराइजेशन। करेक्टराइजेशन को हिंदी में कहते हैं पात्र वर्णन या चरित्र वर्णन, या कह लेंगे हम करेक्टर्स को क्रिएट करने की कला को करेक्टराइजेशन कहते हैं। बिना करेक्टराइजेशन के भी कोई स्टोरी संभव नहीं है भाई। भी किसी भी शॉर्ट स्टोरी में, ड्रामा में, नोवेल में, या जो भी हम लिटरेरी कोई भी जैनरे है उसमें भाई पात्रों की तो जरूरत होती है, ठीक है। तो और थर्ड है हमारा नरेटिव टेक्निक। नरेटिव टेक्निक को हिंदी में कहते हैं वर्णन तकनीकी या कथा तकनीकी। मतलब राइटर जिस भी स्टोरी को लिख रहा है, उसमें स्टोरी हो, नोवेल हो, ड्रामा हो, या जो भी है, उसमें वह किस तकनीकी का प्रयोग कर रहा है। कह लेंगे, जैसे हम समझाते हैं आपको, नरेटिव टेक्निक इज द वे इन विच ए राइटर कन्वेज what he wants to say to their readers and methods he used to develop a story। मतलब कि स्टोरी को डेवलप करने के लिए वह किन किन मेथड्स का यूज कर रहा है और अपने रीडर्स को क्या कहना चाह रहा है और कैसे कहना चाह रहा है, ठीक है। अब आ जाएंगे 4 पर। 4 है हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को हिंदी में कह देंगे संरचना, रचना या बनावट या रूपरेखा। तो देखिए, जो स्ट्रक्चर होता है वो भी बहुत जरूरी होता है। बिना स्ट्रक्चर के भी स्टोरी संभव नहीं है। एक मिनट। हम्म तो स्ट्रक्चर जो होता है वो रिलेशनशिप ऑफ द पार्ट ऑफ ईच अदर इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। जो रिलेशनशिप होता है स्टोरी का एक दूसरे से, वो स्ट्रक्चर कहलाता है। तो स्ट्रक्चर एक तरह से कह लेंगे जो 2 प्रकार का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में जो हमारे ड्रामाज और नोवेल्स लिखे जाते हैं, जिसमें एक्ट्स और सीन्स को इस तरह से इंटरडिपेंडेंट बैलेंस में रखा जाता है, उसे स्ट्रक्चर कहते हैं, रूपरेखा, ठीक है। 5 है एक इनफॉर्मल होता है, जिसमें इवेंट्स और एक्शंस को अच्छे से क्रिएट किया जाता है। 5 है हमारा एलिमेंट्स ऑफ नोवेल। इसको हिंदी में कहते हैं उपन्यास के तत्व। उपन्यास के कई तत्व होते हैं। सेटिंग है, कन्फ्लिक्ट है, क्लाइमैक्स है, प्लॉट है, ठीक है। तो वो हम देखो, और एक बात और बता दें हम आपको, अगर हम इसी इन 5 पांचों लिटरेरी टर्म्स की अगर एक वीडियो बनाते हैं तो कम से कम 3-4 घंटे की एक वीडियो बनेगी। इसलिए हमने प्रत्येक टॉपिक को अलग अलग वीडियो में डीप एंड वाइड एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में हमने प्लॉट को दिया है। इस वीडियो में हम प्लॉट को पढ़ेंगे, सेकंड में करेक्टराइजेशन, थर्ड में नरेटिव टेक्निक, फिर स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स ऑफ नोवेल। कुल मिला के कहेंगे कि हम इस यूनिट की हम 5 वीडियोस पढ़ेंगे, ठीक है। 5 वीडियो में दूंगी, क्योंकि देखो, अगर हम शॉर्ट शॉर्ट पढ़ लेते हैं, जैसे हम एक वीडियो में शॉर्ट रूप से आपको सारी चीजें समझा दें, तो उससे भी काम नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? कि यदि आपका पेपर थॉर्टिकल आता है, तब भी थॉर्टिकल आता है तो भाई लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए हम किसी भी क्वेश्चन को जब तक हम डीप एंड वाइड नहीं लिखेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तब तक फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे।
और यदि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव आता है तब भी हमें किसी भी कॉन्सेप्ट को डीप एंड वाइड पढ़ने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक हम किसी कॉन्सेप्ट को डीप एंड वाइड नहीं पढ़ेंगे तब तक हम सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हम आपको 5 वीडियोस देंगे इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वीडियो में प्लॉट को हम अच्छे से समझेंगे, देखेंगे। द प्लान, डिजाइन, स्कीम और पैटर्न ऑफ इवेंट्स इन ए ड्रामेटिक और नरेटिव वर्क इज कॉल्ड प्लॉट। ठीक है, किसी भी ड्रामेटिक वर्क या नरेटिव वर्क का जो प्लान होता है, डिजाइन होती है और स्कीम उसकी तैयार की जाती है, पैटर्न, ठीक है, घटनाओं का। किसी भी ड्रामेटिक वर्क या नरेटिव वर्क में घटनाओं के पैटर्न को, स्कीम को, डिजाइन को, प्लान को क्या कहते हैं? प्लॉट कहते हैं, कथानक कहते हैं। इवेंट्स आगे देखेंगे। Events and actions are organized in such a way that induce particular artistic and emotional effects in the spectator or reader। और जो इवेंट्स और एक्शंस हैं, घटनाएं और कार्य हैं, जो क्रियाएं हैं, उसमें आर्क ऑर्गेनाइज्ड, संगठित की जाती हैं, इस तरह से संगठित की जाती है, इन सच ए वे, इस तरह से संगठित की जाती है कि जो दैट, जो इंड्यूस देती हैं या उत्पन्न करती हैं पर्टिकुलर आर्टिस्टिक, एक विशेष कलात्मक और भावात्मक इफेक्ट छोड़ती हैं, देती हैं, उत्पन्न करती हैं इन द स्पेक्टेटर, देखने वाले के अंदर, और रीडर, पाठक के अंदर। कुल मिला के कहेंगे घटनाओं, एक्शंस को और इवेंट्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है कि वो क्या करें? स्पेक्टेटर और रीडर के अंदर इमोशनल और आर्टिस्टिक इफेक्ट इंड्यूस करें। प्लॉट एंड आगे देखेंगे, प्लॉट एंड करेक्टराइजेशन आर इंटरडिपेंडेंट। प्लॉट और करेक्टराइजेशन, कथानक और चरित्र चित्रण इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर आधारित होते हैं। इंटरडिपेंडेंट का मतलब एक दूसरे पर, न तो प्लॉट के बिना करेक्टराइजेशन संभव है, करेक्टराइजेशन के बिना प्लॉट संभव नहीं है। बिकॉज, क्योंकि द एक्शंस इन द प्लॉट, प्लॉट में जो एक्शंस हैं आर परफॉर्म्ड किए जाते हैं बाय पर्टिकुलर करेक्टर्स, पर्टिकुलर करेक्टर्स के द्वारा वो एक्शंस किए जाते हैं इन ए वर्क, किसी भी एक वर्क में, किसी भी लिटरेरी वर्क में। आगे देखेंगे, प्लॉट इज डिफरेंट फ्रॉम ए स्टोरी। प्लॉट जो होता है एक स्टोरी से बिल्कुल डिफरेंट होता है। द रिलेशनशिप ऑफ इवेंट्स एंड एक्शंस, इवेंट्स और एक्शंस का जो संबंध है, रिलेशनशिप है, विद कॉजेस, कॉजेस के साथ, कारणों के साथ, एंड मोटिवेशंस, मोटिवेशंस के साथ, एलोंग विद, इसके साथ साथ, देयर प्रॉपर ऑर्डर, इनका सही क्रम, एंड ऑर्गेनाइजेशन, इनका संगठन, कॉन्स्टिट्यूट करता है, निर्माण करता है प्लॉट। प्लॉट इवेंट्स और एक्शंस का जो रिलेशनशिप है और उसके कॉजेज हैं, उसके मोटिवेशंस हैं और उनका प्रॉपर ऑर्डर और उनका संगठन एक प्लॉट को कॉन्स्टिट्यूट करता है, बनाता है। प्लॉट इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। प्लॉट इज मेड अप, बनाया जाता है, ऑफ 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स के द्वारा एक प्लॉट का निर्माण किया जाता है। आगे देखेंगे। तो 5 एलिमेंट्स वह क्या है? पहला है बिगनिंग या एक्सपोजिशन। सेकंड, बिगनिंग या एक्सपोजिशन का मतलब है स्टोरी का प्रारंभ, स्टार्ट ऑफ द स्टोरी, स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी। राइजिंग एक्शन, सेकंड एलिमेंट है राइजिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन का मतलब होता है स्टोरी आगे बढ़ रही है। थर्ड है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स का मतलब होता है स्टोरी का चरम पॉइंट, या स्टोरी चरम पॉइंट पर पहुंच जाती है, एक्सट्रीम लिमिट पर पहुंच जाती है। 4 है फॉलिंग एक्शन, स्टोरी स्लो डाउन हो जाती है, समाधान की ओर चलने लगती है। और 5 है डिनाउमेंट या रेसोल्यूशन, स्टोरी में किसी भी समस्या का जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जाता है उसका समाधान हो जाता है। इसी चीज़ को मैंने एक डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा।
देखो फर्स्ट यहाँ से देखेंगे एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन मतलब स्टोरी स्टार्ट होती है, बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। और स्टार्ट हो जाती है तो उसमें मेन कैरेक्टर्स को दिखा दिया जाता है और स्टोरी की सेटिंग दिखा दी जाती है और जो मेन कन्फ्लिक्ट जो स्टोरी में क्रिएट किया जाता है, मेन समस्या जो क्रिएट की जाती है स्टोरी में, उसको दिखा दिया जाता है। समझ में आया? मेन मेन फिल्में तो देखते होंगे आप, फिल्म्स देखते होंगे, ड्रामा तो नहीं देखे होंगे आपने स्टेज पर डिस्प्ले होते हुए, लेकिन फिल्में देखते हैं हम आजकल। तो जब स्टोरी स्टार्ट की जाती है तो मेन कैरेक्टर्स का परिचय करा दिया जाता है, सेटिंग दिखाई जाती है उसमें, और क्या हो जाता है, और जो मेन कन्फ्लिक्ट है उसको क्रिएट कर दिया जाता है। फिर यहाँ से होते हुए स्टोरी राइजिंग एक्शन, स्टोरी आगे बढ़ने लगती है। तो आगे बढ़ने का मतलब है मेन करेक्टर फेसेस कन्फ्लिक्ट, और जो मेन करेक्टर है, हीरो मतलब कहने का तात्पर्य, ठीक है, प्रोटोगोनिस्ट फेसेस कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट को फेस करता है। समस्या जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जाता है उस स्टोरी में, उसको फेस करता है, स्टोरी आगे बढ़ती है। और वो फेस करते करते स्टोरी का जो कन्फ्लिक्ट है वो क्लाइमैक्स पर पहुंच जाता है। क्लाइमैक्स होता है स्टोरी का एक्सट्रीम लिमिट ऑफ द स्टोरी और टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी कह लेंगे, ठीक है, स्टोरी की एक्सट्रीम लिमिट, ठीक है। तो स्टोरी एक्सट्रीम लिमिट पर पहुंच जाती है, देखा होगा आपने फिल्मों में कि फिर हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट होता है, ईगरनेस होती है कि अब क्या होगा, और उस समय स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, एक टर्निंग पॉइंट होता है कि फिल्मों में देखा होगा हीरो भी बांध लिया गया, उसकी माँ को भी बांध लेते हैं और हीरोइन को भी खलनायक बांध लेता है। चारों तरफ से परिस्थितियां क्राइसिस इस तरह से घेर जाती है कि हमारे अंदर एक हार्ट बीट बढ़ जाती है और एक ईगरनेस, एक्साइटमेंट की स्थिति आ जाती है। फिर क्या होता है, कुछ ऐसा समाधान निकलता है कि फॉलिंग एक्शन, फॉलिंग एक्शन ये हमारा चौथा पॉइंट है। तो इसका मतलब होता है लीडिंग टू द एंड, स्टोरी एंड की ओर चलती है, मतलब कहानी एंड की ओर चलती है। किसी भी कहानी को आप ले लीजिए, मैंने भी कई फिल्में देखी हैं, तो गदर है सनी देओल की, उसमें देखो आप फॉलिंग एक्शन की ओर, जब एक्सट्रीम लिमिट पर पहुंचती है स्टोरी, वहां पर उसको सनी देओल को घेर लिया जाता है, पाकिस्तान में अपनी पत्नी और बच्चे को लेने जाता है, नहीं पत्नी को लेने जाता है, बच्चों को लेकर के जाता है। फिर क्या होता है, लीडिंग टू द एंड, एंड की ओर जब वो ट्रेन में आ रहा होता है तो उसे घेर लिया जाता है एरोप्लेन से, ट्रेन में भी जो उसके दुश्मन लग जाते हैं कि उसका बचना मुश्किल है वहाँ पर। फिर क्या होता है, अचानक से हीरोइन को, और उसका जो खलनायक होता है वो अमरीश पुरी होता है, तो अचानक से उस हीरोइन के गोली लग जाती है। फिर गोली लग जाती है तो मरणासन स्थिति में जब वो आ जाती है, तब खलनायक जो अमरीश पुरी है, जो हीरोइन का पिता है, उसको ये लगता है कि अब मेरी बेटी को खोने से बेटर है। जब सनी देओल कुछ प्रे करता है, गाना गाता है, तो उसकी याद मतलब वो पुनः मूर्छित हो जाती है, तो वो पुनः सही हो जाती है, तो उसको एहसास होता है। तो ये लीडिंग टू द एंड, और फिर वो अंत में अपनी बेटी का हाथ पुनः क्या कर देता है, सनी देओल के हाथ में दे देता है। तो ये एंड ऑफ द स्टोरी। बहुत सारी स्टोरियां आपने देखी होंगी, तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक्सपोजिशन इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, ठीक है, इसी पांचों पॉइंट को रिटर्न में समझा रही हूँ मैं आपको, लिखने के लिए आता है तो आप लिख सकते हैं, और लिख दिया है मैंने। इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के प्रारंभ में, इट रिवील्स या रिवील्स करती है सेटिंग को, प्रदर्शित करती है सेटिंग को, एंड करेक्टर्स को और मेन कन्फ्लिक्ट को, आर्टिफिकली इंट्रोड्यूस क्या कर दिया जाता है, स्टोरी के प्रारंभ में सेटिंग को और मेन करेक्टर्स को और कन्फ्लिक्ट को टिपिकली इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, उसका परिचय करा दिया जाता है। सेकंड है राइजिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन है द स्टोरी ग्रोज इन एक्शन, स्टोरी एक्शंस में ग्रोज करती है, मतलब एक्शंस आगे बढ़ते हैं, क्रिया होती है आगे। डिस्प्लेइंग द कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट जो है उसमें जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट किया गया है, कोई भी संघर्ष परेशानी, उसको भी डिस्प्ले कर दिया जाता है, दर्शा दिया जाता है। मेन करेक्टर्स इज इन क्राइसिस, मेन करेक्टर जो होता है वो क्राइसिस में हो जाता है, किल्लत परेशानी या समस्या है उसकी तरफ, चारों तरफ से घोर संकट कह लीजिए,
कठिनाई की घड़ी उसके सामने आ जाती है। एंड इवेंट्स और घटनाएं लीडिंग अप टू द फेसिंग द कन्फ्लिक्ट, और जो घटनाएं हैं वो लीडिंग अप करती हैं और लीडिंग आगे बढ़ती हैं और फेसिंग टू द कन्फ्लिक्ट, और कन्फ्लिक्ट को फेस करती हैं। स्टोरी बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड, और स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जटिल हो जाती है। आगे नेक्स्ट चलेंगे। हाँ, थर्ड है क्लाइमैक्स। इट इज द अल्टीमेट पॉइंट ऑफ द इंटरेस्ट इन द स्टोरी। ये स्टोरी में इंटरेस्ट का एक अल्टीमेट पॉइंट होता है, आखिरी अंतिम पॉइंट होता है, बहुत एक्साइटमेंट की, वेयर जहाँ ए क्राइसिस और ए टर्निंग पॉइंट ऑफ इवेंट्स इज रीच्ड, जहाँ पर जो क्राइसिस है, प्रॉब्लम है, समस्या है, घोर संकट या घोर संकट है, और टर्निंग पॉइंट ऑफ इवेंट्स घटनाओं का इज रीच्ड, घटनाओं का जो टर्निंग पॉइंट है और क्राइसिस है अपनी एक्सट्रीम लिमिट पर पहुंच जाती हैं। कहने का मतलब है स्टोरी टर्निंग पॉइंट पर पहुंच जाती है, घोर संकट आ जाता है। एट पीक ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के पीक पर जाकर के, अंत में जाकर के, पीक पॉइंट पर, अंत नहीं कहेंगे, पीक पॉइंट पर जाकर के ए मेजर इवेंट ऑकर्स, एक मुख्य घटना घटित होती है। इन विच, जिसमें मेन करेक्टर फेस ए मेजर एनिमी, जिसमें मेन करेक्टर, मुख्य करेक्टर कह लीजिए हीरो, फेस करता है मेजर एनिमी का, मुख्य शत्रु का, मुख्य शत्रु मतलब खलनायक, किसी भी फियर का, चैलेंज का, और अदर सोर्सेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और कॉन्फ्लिक्ट के जो अन्य सोर्सेस हैं समस्याओं के, उन सब का वो फेस करता है। और मोस्ट एक्साइटमेंट ऑकर्स हेयर, और यहाँ पर देखने वाले के अंदर या रीडर के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट घटित होता है, उत्तेजना की स्थिति पैदा हो जाती है। आपने देखा होगा हम लोग जब फिल्म देखते हैं तो बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट आता है स्टोरी में तो इतने एक्साइटेड हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है और इमोशनल स्टोरी होती है तो हम रोते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब खो जाते हैं उसमें। फॉलिंग एक्शंस, फॉलिंग एक्शन का मतलब इट शोज द रिजॉल्विंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स। इट शो, यह शो करती है, रिजॉल्विंग मीन्स एक समाधान कह लीजिए, किसी भी समस्या का हल निकालना रिजॉल्विंग कहलाता है। ऑफ कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं स्टोरी में, समस्या जो होती है, जो क्रिएट की जाती है, उसका रिजॉल्विंग होने लगता है, उसका उस समस्या का हल निकाला जाता है। स्टोरी बिगिंस टू स्लो डाउन, और स्टोरी स्लो डाउन होने लगती है और वर्क टूवार्ड्स टू इट्स एंड, और अंत की ओर कार्य करने लगती है, मतलब अंत की ओर चलने लगती है कहानी। रेसोल्यूशन, रेसोल्यूशन होता है, जिसे डिनाउमेंट भी कह देते हैं, इसका मतलब होता है अंत। इट इज द फाइनल फाइनल कंक्लूजन इन द नरेटिव, नरेटिव मतलब स्टोरी, कहानी। तो ये स्टोरी में जो होता है ये फाइनल कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष होता है। इट शोज द रिजॉल्विंग ऑफ द कन्फ्लिक्ट, इसमें स्टोरी कन्फ्लिक्ट का समाधान दिखाया जाता है, स्टोरी में समाधान। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लॉट। टाइप्स ऑफ प्लॉट, प्लॉट के प्रकार। मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लॉट, मुख्य रूप से प्लॉट्स के टू टाइप होते हैं, सिंपल प्लॉट एंड कॉम्प्लेक्स प्लॉट। देखो मैंने कई प्रकार के टाइप्स को इसमें दिखाया है आपके में। वैसे यदि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है हाउ मैनी टाइप्स, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्लॉट्स आर देयर, ठीक है, तो आप देंगे टू टाइप्स ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अगर वैसे रिटर्न में पूछता है तो कई प्रकार के टाइप्स होते हैं, मैंने आपको आगे एक्सप्लेन किए हैं। हाँ, फर्स्ट है सिंपल प्लॉट। द सिंपल प्लॉट रिप्रेजेंट्स, सिंपल प्लॉट रिप्रेजेंट्स करता है, एक मिनट, सिंपल प्लॉट, सिंपल प्लॉट, द सिंपल प्लॉट रिप्रेजेंट्स ए चेंज ऑफ फॉर्च्यून। सिंपल प्लॉट भाग्य का चेंज रिप्रेजेंट्स करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है, दिखाता है। विच डज नॉट कम अबाउट, जो नहीं आता, थ्रो ए रिवर्सल ऑफ सिचुएशन, जो सिचुएशन के रिवर्सल से, उल्टे क्रम से, विपरीतता से नहीं आता है। एंड डज नॉट इन्वॉल्व, और इसमें इन्वॉल्व में नहीं होता,
रिकॉग्निशन ऑन द पार्ट ऑफ द हीरो। हीरो के जो पार्ट है उसका रिकॉग्निशन, उसकी उपस्थिति की मान्यता या उसकी पहचान को भी इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। और ये कॉम्प्लेक्स प्लॉट जो होता है, इन द कॉम्प्लेक्स प्लॉट में द चेंज ऑफ फॉर्च्यून, द चेंज ऑफ द फॉर्च्यून, जो फॉर्च्यून का चेंज है, भाग्य का जो बदलाव है, इमर्ज का मतलब होता है एकदम से अचानक से प्रकट हो जाना या पता चलना, ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता, आवश्यकता फ्रॉम द इवेंट्स प्रीसीडिंग इट, जो इवेंट्स को जो प्रीसीडिंग कर रही हैं उनसे नेसेसिटी को एकदम से इमर्ज किया जाता है, दिखाया जाता है, प्रकट किया जाता है, और तब वहाँ पर फॉर्च्यून के चेंज को दिखाया जाता है। तो ये वहाँ पर यह देखो, हम इसको भी पढ़ लेते हैं तब चर्चा करते हैं। टाइप्स ऑफ प्लॉट, अब कहेंगे आप उधर भी टाइप्स बता दिए मैम ने और इधर भी टाइप्स बता रही हैं, तो इनमें क्या अंतर है मैं आपको बताती हूँ, पहले थोड़ा पढ़ा देती हूँ तब बताती हूँ। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्लॉट विच आर एज फॉलो, कई प्रकार के प्लॉट्स होते हैं जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है ओवरकमिंग द मॉन्स्टर, मॉन्स्टर पर, राक्षस पर विजय प्राप्त करना। इन दीज टाइप ऑफ प्लॉट्स, इन प्रकार के प्लॉट्स में या इस प्रकार के प्लॉट में प्रोटोगोनिस्ट डिफीट्स ए मॉन्स्टर, प्रोटोगोनिस्ट जो होता है, हीरो जो होता है, एक मॉन्स्टर को डिफीट करता है, हराता है, एक राक्षस को, और उसको फोर्स किया जाता है इन ऑर्डर टू सेव सम पीपल, कुछ लोगों को बचाने के लिए उसको फोर्स होना पड़ता है, बाध्य होना पड़ता है, और वो मॉन्स्टर को हराता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बियोवल्फ, हैरी पॉटर और स्टार बार इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये हैं, ये आपका रिटन में आता है तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। सब्जेक्टिव पेपर आपका आता है तो आप ये एग्जाम्पल दे करके आप लिखेंगे तो आप बहुत ही इफेक्टिव मार्क्स प्राप्त करेंगे। आगे देखेंगे। रेज टू रिच, गरीबी से अमीरी, मतलब भाग्य में बदलाव। इन सच, रेज टू रिच का मतलब पहले हीरो को गरीब होता है फिर अमीर हो जाता है, इस तरह से। इन सच टाइप ऑफ प्लॉट, इस प्रकार के प्लॉट्स में द स्टोरी बिगिंस विद द प्रोटोगोनिस्ट बीइंग पुअर और रिच, स्टोरी बिगिंस आरंभ होती है प्रोटोगोनिस्ट के गरीब होने से या अमीर होने से आरंभ होती है। बट एट सम पॉइंट, कुछ पॉइंट पर प्रोटोगोनिस्ट हैव एवरीथिंग, कुछ समय पर प्रोटोगोनिस्ट के पास सब कुछ होता है, मतलब जो कुछ प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, परिवार, प्रोटोगोनिस्ट हैव एवरीथिंग, उसके पास सब कुछ होता है। लॉस एवरीथिंग, और फिर वो सब कुछ खो देता है स्टोरी में। एंड देन गेन इट ऑल बैक बाय एंड ऑफ द स्टोरी, और गेन मीन्स प्राप्त कर लेता है, इट मीन्स इसको ऑल बैक, सभी को वापस स्टोरी के अंत में, एंड ऑफ द स्टोरी, और स्टोरी के अंत में वह सब कुछ जो अपना खो देता है उसको वापस कर लेता है। ये इस टाइप का प्लॉट होता है रेस टू रिच। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टोफर एंड सिंड्रेला। नेक्स्ट देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस टाइप के प्लॉट हैं। वो प्लॉट हैं, अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है तो पूछता है कि प्लॉट कितने प्रकार के होते हैं और उसमें ऑप्शन दिया होता है 3, 2, 4, 5, तब आप 2 टाइप्स आंसर देंगे। जो ऑप्शन होगा जिसमें 2 लिखा होगा वह आंसर होगा आपका। यदि आपका पेपर सब्जेक्टिव आता है तो आप इन सभी टाइप्स को देंगे, आप बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे, मैं आपसे दावा करती हूँ। द क्वेस्ट, क्वेस्ट का मतलब होता है एक लंबी खोज। द प्रोटोगोनिस्ट एम्बार्क ऑन ए क्वेस्ट इन्वॉल्विंग ट्रेवल एंड डेंजरस एडवेंचर, प्रोटोगोनिस्ट एम्बार्क करता है, जलपोत पर सवार होता है या जाता है, एक क्वेस्ट, ऑन ए क्वेस्ट, एक लंबी खोज यात्रा पर जाता है, इन्वॉल्विंग ट्रेवल, जिसमें ट्रेवल भी इन्वॉल्व होता है, और क्या इन्वॉल्व होता है, एंड डेंजरस एडवेंचर, खतरनाक एडवेंचर्स उसमें होती हैं, खतरनाक, अज्ञात, जोखिम भरी उपलब्धियां होती हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड ट्रेजर, और क्या करने जाता है, इन ऑर्डर मीन्स के लिए,
फाइंड प्राप्त करने, ट्रेजर खजाना प्राप्त करने के लिए जाता है, और सॉल्व ए ह्यूज प्रॉब्लम, और अपनी एक कोई भी विशेष ह्यूज प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या है, उसके समाधान के लिए वह जाता है। उसमें उसे ट्रैवल करना होता है और डेंजरस एडवेंचर्स को भी फेस करना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल है द इलियाड जो होमर की है, ठीक है, द लॉर्ड ऑफ द किंग एंड द एरागॉन, इसके एग्जाम्पल है, आप दे सकते हैं। बोयाग एंड रिटर्न, बोयाग होती है एक समुद्री यात्रा, और रिटर्न घर लौटता है, मतलब हीरो बोयाग पर जाता है और रिटर्न होता है। इन दिस, इसमें द प्रोटोगोनिस्ट गोज ऑन ए जर्नी, एक प्रोटोगोनिस्ट हीरो क्या करता है, गोज टू ए स्ट्रेंज एंड अननोन, गोज जाता है ऑन ए जर्नी एक यात्रा पर, टू द स्ट्रेंज एंड अननोन प्लेस, एक अज्ञात अननोन प्लेस पर और स्ट्रेंज प्लेस पर जाता है। फेसिंग डेंजरस एंड एडवेंचर्स, और बहुत ज़्यादा खतरों का और जोखिम भरी स्थितियों का सामना करता है। अलोंग द वे, और रास्ते में, रिटर्निंग होम, घर लौटता है, मतलब एक जर्नी पर जाता है और वहाँ पर विचित्र सी चीज़ें और अननोन प्लेसेस पर जाता है, वहाँ पर खतरनाक चीज़ों का, एडवेंचर्स का, डेंजर्स का सामना करता है रास्ते में। रिटर्निंग होम, घर लौटकर, विद एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग, और उसका अनुभव लेकर के क्या करता है, वो घर वापस लौटता है। एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग, उसे सीख करके और एक्सपीरियंस लेकर के घर लौटता है। इसके एग्जाम्पल हैं, फॉर एग्जाम्पल एलिस एंड वंडरलैंड, द क्रॉनिकल्स ऑफ द नार्निया एंड विजार्ड ऑफ ओज, ये इसके एग्जाम्पल हैं, आप लिख सकते हैं। और ये लास्ट है कॉमेडी, नहीं लास्ट नहीं, फिफ्थ है कॉमेडी। ए हैप्पी एंड फन करेक्टर्स फाइंड्स ए हैप्पी एंड, हैप्पी प्रश्नचित्त और एक फन करेक्टर क्या करता है, फंड्स प्राप्त करता है, हैप्पी एंड, अंत स्टोरी का जो होता है हैप्पी होता है। कॉमेडी और ट्रेजेडी तो मैंने पहले पढ़ा ही है आपको, थर्ड सेमेस्टर में आप पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। फॉर एग्जाम्पल ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, और फैंटास्टिक मिस्टर फॉक्स और होम एलोन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ट्रेजिडी, ट्रेजिडी इज सैड एंड बैड एंडिंग, इसमें सैड दुख भरी और बैड एंडिंग होती है। टिपिकली विद द डेथ ऑफ हीरो, हीरो की डेथ के साथ स्टोरी का एंड होता है। ये इस तरह की फिल्में हैं, इस तरह की स्टोरी में स्पेक्टेटर को और या रीडर को बहुत दुख होता है, क्योंकि इसमें मेन हीरो अंत में मारा जाता है, हीरो या हीरोइन। फॉर एग्जाम्पल इसी की जो हमारा जो फिफ्थ सेमेस्टर में ओडिपस रेक्स आया है, ट्रेजिडी है, और ओडिपस उसमें अपनी आंखें निकाल लेता है, तो ये अच्छी ट्रेजिडी हम आपको पढ़ाएंगे। रोमियो एंड जूलियट, द पिक्चर ऑफ डोरियन एंड मैकबेथ, ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा फर्स्ट टॉपिक प्लॉट कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो कम से कम एक लाइक तो कर दिया करो, लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है।